बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक नोटिस जारी किया गया है एडवोकेट जनरल पंजाब को और साथ इमरान खान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये नोटिस जारी किया गया है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है। ये मामला क्या है? ये एक केस की समाअत चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और उसमें एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब किया हुआ था और वो नहीं आ सके थे। और जो पिछले दिनों वकला कन्वेंशन हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो लायर्स विंग है, इंसाफ लायर्स विंग, उसके ज़ेर एहतमाम एक वकला कन्वेंशन हुआ है जिसके अंदर वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की थी और अहमद अवैस साहब ने भी, जो कि एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, उन्होंने भी शिरकत की थी। तो अदालत ने यह इस्तफसार किया कि जब वो वहाँ पर बैठ सकते हैं, जब वो वकला कन्वेंशन में बैठ सकते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं आए। हालांकि कानूनी ज़िम्मेदारी थी वो अदालत में पेश होते, ना कि वो किसी सियासी जमात के किसी ख़ास विंग के किसी फंक्शन में वो वहाँ पर उसको अटेंड करते। अब पहले मैं आपको अहमद अवैस साहब का तारुफ़ करवा दूं। अहमद अवैस साहब जिनके बारे में ये आज मसला हुआ है और अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि वो इस अहल नहीं है इस ओहदे के। अहमद अवैस एक सीनियर एडवोकेट हैं और बड़े कम्पिटेंट एडवोकेट हैं। हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आते जाते हैं और बड़ा नाम है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी लॉ है उसमें। अब होता यह है कि अहमद अवैस साहब को पहले भी एक दफ़ा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उनको एडवोकेट जनरल का ओहदा दिया गया था, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनका ओहदा चला गया था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। वो क्यों रिज़ाइन किया था? उसकी वजह ये थी कि जो मॉडल टाउन की JIT को चैलेंज किया गया था और उसके ऊपर स्टे दिया था। 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस कासिम खान साहब जो अब चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मलिक शहजाद साहब और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, ये 3 रुकनी बेंच था और इन्होंने पहली तारीख पर ही स्टे दे दिया और अभी वो कार्रवाई चल रही थी कि एडवोकेट जनरल साहब अदालत में पहुंच जाते हैं और अदालत से शिकवा करते हैं कि जनाब ना एडवोकेट जनरल को इसमें तलब किया गया है, ना हुकूमत को बुलाया गया है, ना हुकूमत को तलब किया गया है और आप कैसे उनको बग़ैर नोटिस जारी किए स्टे दे सकते हैं। जिसके ऊपर क्योंकि बात ऐसी हुई थी और अहमद अवैस साहब काफ़ी दुखी थे, परेशान थे और उन्होंने ये सवाल किया कि JIT बनी है, कितना बड़ा सानिया हुआ है और उस सानिया के ख़िलाफ़ JIT ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने वाली है और इतने में एक शख्स आता है, वो दरख्वास्त फाइल करता है और उस दरख्वास्त की बुनियाद पर आप JIT की कार्रवाई को स्टे कर रहे हैं, रुकवा रहे हैं, तो जनाब उसमें एडवोकेट जनरल को नोटिस करना तो बनता है। एक दफ़ा आप एडवोकेट जनरल को तो सुन लें, उसके बाद अब स्टे देना है या नहीं देना वो डिसाइड करें। जब ये मामला हुआ तो वहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी हो गई और शो काज नोटिस जारी हो गया जो अहमद अवैस साहब को। अहमद अवैस साहब ने शोकास का जवाब न दिया और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई और उनको फिर देना पड़ा, जो रिज़ाइन करना पड़ा। और रिज़ाइन करने के बाद उन्होंने 2 जजेस, क्योंकि 2 जजेस ने शोकास जारी किया था, जस्टिस कासिम खान साहब का ये मानना था कि उनको शोकास जारी नहीं करना चाहिए और उनको वार्निंग दे देनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे 2 ऑनरेबल जजेस थे उन्होंने शोकास जारी कर दिया था। उस शोकास की वजह से उनको रिज़ाइन करना पड़ा अहमद अवैस साहब को। और फिर अहमद अवैस साहब ने यह भी फरमाया था कि वो इन 2 जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और वो रेफरेंस फ़ाइल भी हुआ था, बाद में अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद एक और एडवोकेट जनरल साहब आ जाते हैं और दोबारा जुलाई 2020 में एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब को ही लगा दिया जाता है और अहमद अवैस साहब दोबारा से ये जो ज़िम्मेदारी है वो निभाने लग जाते हैं। अब ये वो अहमद अवैस साहब हैं जो एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, जिनका आज मामला बना है और जिसके ऊपर आज जो ऑनरेबल जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने ये सारी बात की है। अब आज अदालत ने जो कहा है, ये जो मामला शुरू हुआ है, पहले मैं आपको थोड़ी सी समाअत का अहवाल बताऊंगा और फिर हम आएंगे कि क्या जो वज़ीर आज़म ने किया उसकी कानून में क्या हैसियत है और वो कन्वेंशन था क्या और सरकारी अमलाक क्या इस्तेमाल हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक ज़ेर समाअत मुकदमा था, उसमें एडवोकेट जनरल साहब ने पेश होना था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सियासी इज्तिमा में बैठे रहे और अदालत में पेश ना हुए। एडवोकेट जनरल पूरे सूबे का होता है या किसी सियासी जमात का, यह सवाल पूछा गया। साथ कहा गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं, वज़ीर आज़म किसी जमात या ग्रुप के साथ ख़ुद को
कैसे जोड़ सकते हैं, ये भी सवाल पूछा काजी फैज़ ईसा साहब ने। अदालत ने मखसूस सियासी जमात के विंग की तकरीब में शिरकत पर वज़ीर आज़म को भी नोटिस जारी कर दिया, जबकि अटारनी जनरल पाकिस्तान को भी मामले पर मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि मामला आज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वो भिजवा रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि बादी नज़र में वज़ीर आज़म ने ज़ाती हैसियत में प्रोग्राम में शिरकत की, जो कि गलत है, उनको शिरकत नहीं करनी चाहिए थी। साथ काजी फैज़ ईसा साहब ने फरमाया कि वज़ीर आज़म ने पूरे मुल्क से वोट लिया है, वो किसी जमात के नहीं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। सियासी जमात की तकरीब के लिए सरकारी इमारत या कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? इस्लामाबाद की इंतज़ामिया बताया कि क्या कन्वेंशन सेंटर में फ़ीस अदा की गई थी? क्या जो वहाँ पर कन्वेंशन हुआ है उस कन्वेंशन की फ़ीस प्रॉपरली अदा की गई थी इंसाफ लायर्स विंग की तरफ से? साथ काजी फैज़ ईसा साहब ने फरमाया कि क्या वज़ीर आज़म का म्यार इतना कम है कि वो ख़ुद को किसी एक जमात से वाबस्ता करे? क्या कोई जज भी किसी सियासी जमात के पैनल का फंक्शन ज्वाइन कर सकता है? क्या कोई जज भी ऐसी हरकत कर सकता है? इस पर कानूनी म्यार क्या है, ये सवाल पूछा। अब जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, जो एडवोकेट जनरल प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की बजाय जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब पेश हुए, उनसे काजी फैज़ ईसा साहब ने फरमाया कि एडवोकेट जनरल प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बजाय एक सियासी जमात की तकरीब में बैठा हुआ है। साथ जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे कासिम चौहान साहब, जो कि अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने कहा जनाब ये वकला की तकरीब थी और वकला की तकरीब में वो बतौर वकील पेश हुए हैं, जिसके ऊपर अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब से कहा कि बताएं क्या वज़ीर आज़म ने बतौर वज़ीर आज़म प्रोग्राम में शिरकत की? आप बताएं क्या वज़ीर आज़म और एडवोकेट जनरल ऐसा करने के मजाज थे? आप जवाब दें तो शायद आपकी नौकरी चली जाए। ये काजी फैज़ ईसा साहब ने फरमाया। जो एडिशनल एडवोकेट जनरल कासिम चौहान साहब थे, उनसे ये फरमाया कि अगर आप सही जवाब देंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन कानून नौकरी से बाला होना चाहिए। अदालत के इस्तफसार पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को कहा कि मेरी तकरीर सियासी तौर पर नहीं हुई, मैंने तकरीब में शिरकत नहीं की, ना मैंने कोई वीडियो देखी है, इसलिए मैं इस मामले पर कोई राय नहीं दे सकता। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि क्या कोई आइनी ओहदेदार रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल कर सकता है? क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? साथ उन्होंने फरमाया कि जो एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा करते हुए उन्होंने फरमाया कि आप अपनी राय देने से गुरेज़ा हैं, आप अपनी राय इसलिए नहीं दे रहे कि शायद आपकी नौकरी चली जाए, लेकिन कुरान में है कि गवाही दो चाहे तुम्हारे वालिदैन के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, इसलिए कासिम चौहान साहब आपको सच बोलना चाहिए। इस पर कासिम चौहान ने कहा कि मैं सिर्फ पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी करता हूँ, वज़ीर आज़म के बारे में मैं राय नहीं दे सकता। अदालत ने मज़ीद ये भी कहा कि बादी नज़र में एडवोकेट जनरल सूबे के मफाद के दिफा के अहल नहीं हैं। अहमद अवैस साहब के बारे में फरमाया कि वो अहल नहीं है। अदालत की रहनुमाई की जाए, वज़ीर आज़म ऐसी तकरीब में शिरकत कैसे कर सकते थे? क्या वज़ीर आज़म का हल्फ और कानून की जो मुतल्लका दफ़ात है उन्हें ऐसा इक़दाम करने की इजाज़त देती हैं? क्या वज़ीर आज़म सरकारी ख़र्च पर प्राइवेट तकरीब में शिरकत कर सकते हैं? अदालत ने अटारनी जनरल और ये जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के और जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं उनको भी नोटिस जारी करके ये सवालात रखे हैं, और इसकी बुनियाद पर ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है काजी फैज़ ईसा साहब, उन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दिया और चीफ जस्टिस साहब अब इसके ऊपर आज खुद नोटिस लेंगे। अब मामला क्या है? मामला ये है कि वज़ीर आज़म साहब वकला के साथ एक मीटिंग करना चाहते थे या वकला के साथ एक गेट टुगेदर करना चाहते थे बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। जैसे कभी उनके जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पर सहाफ़ी जाकर मुलाकातें करते हैं, कभी कोई और लोग चले जाते हैं। तो जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि जो वकला हैं वो किसी भी मुआशरे का एक अहम स्तून होते हैं, तो क्यों ना उनके साथ भी डायरेक्ट कोई बात की जाए और उनके मसाइल सुने जाएं और उनके साथ जो है वो सारे मामलात को देखा जाए। अब वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम वकला को इनवाइट करना चाहिए और वकला के साथ, और ये जनरल वकला थे, और लेकिन अब किसी ने तो इनवाइट करना था। अब ये अटारनी जनरल का काम तो नहीं था, ना ये एडवोकेट जनरल का काम था, तो ये काम करना था जिस सियासी जमात ने उनको सदर वज़ीर आज़म बनाया है उसका जो वकला विंग है, इंसाफ लायर्स विंग, उनके ज़िम्मे ये काम लगा दिया। उन्होंने वकला को दावत दी। बेसिकली जो फंक्शन था वो वकला का था, उसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था? वो इंसाफ लायर्स फोरम कर रहा था, और उसमें वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म पेश हुए। अब क्या वो जो वकला पेश हुए हैं
क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनका किसी एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखना, उनके फंडामेंटल राइट या उनका वज़ीर आज़म के साथ मिलना, कोई उसमें कोई कदगन है? क्या जो वज़ीर आज़म हैं उनके साथ वकला मीटिंग नहीं कर सकते? क्या वकला अपने मसाइल नहीं बता सकते? और ये होता आया है। नवाज शरीफ वकला कन्वेंशन करते थे, शहबाज शरीफ वकला कन्वेंशन करते थे, और वो सारे लोग एक दूसरे के पास आते जाते थे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब भी कोई भी सियासी लीडर है वो जाता है बार काउंसिल्स में, और बार काउंसिल्स में जो जगह इस्तेमाल की जाती है वो बार काउंसिल्स की होती है, लेकिन वो उसका इंतज़ाम व इंसराम बार काउंसिल्स के पास होता है, लेकिन वो सरकार की जगह होती है, वो सरकार उसकी मालिक होती है, लेकिन वो बार काउंसिल्स उसको इस्तेमाल करती हैं क्योंकि वहाँ पर वकला ने आना जाना होता है, तो वहाँ पर सियासी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वहाँ पर बाकी मामलात भी होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी टेक्निकल सी हैं, और मैं बतौर कानून का तालिब इल्म मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इतनी बड़ी लीगैलिटी हो गई है जहां हमारा मुल्क जो जमाती सिस्टम के तहत इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देता है, जहां पे हमारे आइन में है कि कोई किसी जमात के साथ इलेक्शन लड़ेगा उसको ख़ास निशान दिया जाएगा, और आज़ाद भी लड़ सकता है, जमात के साथ लड़ना भी कोई उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फिर जब वो एक ही जमात के लोग जब इलेक्शन जीतते हैं तो वो फिर बारगेनिंग भी करते हैं, वो फिर इलेक्शन भी होता है, फिर वो वज़ीर आज़म भी बनता है, फिर वो सदर भी बनता है। तो आप सियासी जमात को अलग नहीं कर सकते। और फिर इन्होंने जो नून लीग है और जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इन्होंने 63A आर्टिकल, उसमें एक आर्टिकल दिया अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई नुमाइंदा अपनी सियासी जमात, और ये कौन सा नुमाइंदा, जो पार्लियामेंट का मेंबर होगा, अगर वो कोई अपनी जमात की पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट करेगा पार्लियामेंट के अंदर, तो जो हेड ऑफ़ दी पार्टी होगा, जो पार्टी का सरबराह होगा, वो उसको किक आउट कर सकता है और उसकी रुकनीत ख़त्म हो सकती है, और इधर रुकनीत ख़त्म होगी और उधर उसकी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो पार्टी ओहदेदार है या जो सियासी जमातें हैं उनको एक लीगल एक कवर दे दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, और यही वजह है कि जब नवाज शरीफ को सरबराह बना दिया गया तो फिर उसके ऊपर सवालात उठे और उनको वो पार्टी सदारत से भी हटा दिया गया। तो ये जो पार्टियों का निज़ाम है या सियासी पार्टियों के साथ ये मामला तो चलते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत है, और जमहूरियत में हमेशा सियासी पार्टीज़ होती हैं, वो एक रुकनी जो पार्टी हो, वो 2 पार्टी सिस्टम हो, वो 3 पार्टी सिस्टम हो। तो ये अमेरिका में भी चलता है, वहाँ बरतानिया में भी चलता है, और हमारे यहाँ ऑनरेबल जजेस भी जाते हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की किसी फंक्शन पे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फंक्शन पे, और वो सरकारी इमारतें होती हैं, और जो इलेक्शन जीतते हैं सुप्रीम कोर्ट बार का कोई सदर हो, उसका भी कोई ना कोई पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस होता है, या वो किसी ख़ास सियासी जमात से तल्लक रखता है। जो हाई कोर्ट बार का इलेक्शन जीतते हैं वो भी किसी ख़ास सियासी जमात से तल्लक रखते हैं, लेकिन क्योंकि वो वकला के नुमाइंदे होते हैं तो वो वकला के नुमाइंदे ही जाकर आगे मामलात को देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी सियासी जमात का कोई वकला विंग है तो उसकी भी ऐसे ही आप समझे जैसे हमारी वो कोई किसी डिस्ट्रिक्ट बार का कोई ओहदेदार है, या वो वकला का एक ग्रुप है, और उसमें मेरे ख्याल में तो ऐसी बात नहीं है कि जितना आज, और फिर हमारे जो चैनल्स हैं स्पेशली जियो जंग ने जिस तरीके से आज इन सारे मामलात को देखा है, तो मैं नहीं समझता, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इसके ऊपर बात की है और इसके ऊपर सवालात पूछे हैं, तो मेरी ये राय है कि वज़ीर आज़म ने कुछ गैर कानूनी नहीं किया, कोई गैर आइनी काम नहीं किया, और जो बाकी ये मामलात हैं ये आइन जहाँ उसको कुछ प्रिविलेजेस भी हैं, उसको कोई उसकी कोई अपनी भी जहाँ उसने पार्टी का वो हेड है, वज़ीर आज़म सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं है, वो चेयरमैन है एक सियासी जमात का, और चेयरमैन या जो पार्टी हेड का होता है उसको भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में जो ये सारे मामलात हैं इसके ऊपर अब मज़ीद कोई राय नहीं दे सकता। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये कोई इतना गैर कानूनी या गैर आइनी मेरी नज़र में नहीं है। बाकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वो बेहतर समझते हैं सारी चीज़ों को, तो देखते हैं कि अब इस मामले में वज़ीर आज़म की तरफ से क्या जवाब जाता है और ये मामला कैसे टैकल होता है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।